नमस्कार बच्चों, दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। इसमें हम सिद्धांतों को एक एक करके समझेंगे। इसमें पहला सिद्धांत देखिए आप, निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। उदाहरण देखिए आप, प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और इसके बाद मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ का मंद गति से होता है, परंतु विकास की प्रक्रिया चलती अवश्य रहती है। ठीक है, तो विकास तो निरंतर चल रहा है, पर उसकी गति क्या है, कभी धीमी कभी तीव्र होती है। ठीक है। दूसरा देखिए आप, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। उदाहरण, जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह साधारणतः बड़ा होकर भी लंबा होता है, और जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा होता है। ठीक है, तो क्या बचपन में क्या ये लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद देखिए, विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो देखिए, गामक मतलब जो उसकी क्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, जो चालक हैं, जिस हिसाब से बच्चा बड़ा हो रहा है, और भाषा संबंधी विकास, ये क्या है, एक निश्चित क्रम में होता है। इसके बाद देखिए, चौथा देखिए, विकास दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। उदाहरण देखिए, अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है। पहले 3 माह में वह अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 6 माह में वह अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। 12 माह में वह स्वयं बैठने और घिसट कर चलने लगता है। फिर देखिए, 1 वर्ष का हो जाने पर वह अपने पैरों पर नियंत्रण कर लेता है और वह खड़ा होने लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता था, वह 1 वर्ष बाद खड़ा होने और 18 माह के बाद चलने लगता है। ठीक है, तो यह क्या है, विकास की एक दिशा होती है जो सिर से पैर की ओर होती है। इसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट जो सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। ठीक है, उसके बाद उन सब भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण देखिए, वह पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, तो इसमें क्या एकीकरण हुआ, पहले तो क्या हाथ को चलाना सीखा, उसके बाद अंगुलियों को, और फिर उसके बाद क्या दोनों को कॉम्बिनेशन बिठाने लगा, यानी दोनों का एकीकरण करने लगा। इसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट जो सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। उदाहरण, जब बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्यान के केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये क्या परस्पर संबंध होता है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, ये सब क्या है, एक उम्र के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। इसके बाद देखिए, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप है। इस स्वरूप में व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही आयु के 2 बालकों, 2 बालिकाओं या 1 बालक और 1 बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिक विभिन्नताओं की उपस्थिति
स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। इसमें देखो स्किनर ने कहा है इस मत में कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति के विकास की अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो सिद्धांत है, सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। और इसमें आप उदाहरण देखिए, नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। तो इसका मतलब देखिए इसमें यह है कि पहले क्या व्यक्ति का सामान्य विकास होता है, उसके बाद विशिष्ट। तो बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करने लगता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो सिद्धांत है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों ही अंतःक्रिया के कारण होता है। इसकी पुष्टि स्किनर के द्वारा इन शब्दों में की गई है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना देते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखिए आप अंतिम सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिक हरलोक ने लिखा है, प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण देखिए, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या है, जो भी विकास होता है वह क्या है, समान प्रकार से होता है। सभी जाति समुदाय में क्या किसी में फर्क नहीं पड़ता, सभी मानव जाति में विकास की क्रिया समान रूप से होती है। ठीक है, आज की हमारी क्लास यही थी। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।